नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर हुए भूचाल। तो मैं फिलहाल नहीं कहूँगा, लेकिन एक उबाल की स्थिति अवश्य पैदा हो गई है और आश्चर्यजनक रूप से, बल्कि दुखद रूप से ये शुरुआत ये महाविकास आघाड़ी के आर्किटेक्ट के रूप में परिचित बड़े राजनेता शरद पवार की ओर से हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ। शरद पवार राष्ट्रीय स्तर के वैसे नेता हैं जिन पर पूरे देश की हर दल की नज़र लगी रहती है। उन्होंने अपनी सरकार से आशय महाविकास आघाड़ी की शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार के लिए, जिसके आर्किटेक्ट के रूप में लोग शरद पवार को देखते इस सरकार के, उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी और बल्कि और पुरानी पार्टी जिसके वो बड़े कद्दावर नेता रह चुके हैं पर एक ऐसे टिप्पणी कर दी है जिस पर एक बहस छिड़ गई है। उन्होंने सिमट करके जमींदारी के रूप में कांग्रेस को प्रस्तुत किया। यह बड़ा दुखद है। स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया हुई, उस पर कांग्रेस की ओर से जवाब आया, वहाँ विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी आ गई, जो स्वाभाविक था। अब सवाल उठता है कि आखिर शरद पवार ने ऐसा क्या कह दिया। आश्चर्यजनक है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस इन दिनों उस जमींदार की तरह है जिसकी अपनी सत्ता सिमट कर रह गई है। कभी एक समय था कि जब उसके पास हजारों एकड़ की ज़मीन थी, आज वो 15-20 एकड़ पे सिमट गई है। लेकिन जब उसके नेता सुबह सोकर उठते हैं और आसपास के हरे भरे खेतों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सारी ज़मीन उनकी है, जबकि ऐसा है नहीं। कभी उनकी हुआ करती थी। आज की स्थिति ऐसी है कि अपनी ज़मीन तो उन्होंने खो ही दी है, अपनी हवेली बचाने की जद्दोजहद में है। यह शरद पवार जैसे एक अनुभवी राष्ट्रीय नेता की ओर से आई टिप्पणी है। इस पर बहस स्वाभाविक है और आश्चर्य, फिर मैं कह रहा हूँ कि आश्चर्य यह है कि आखिर शरद पवार को ऐसी टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। लोग सामान्य प्रतिक्रिया होगी कि इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे यह कहा जा सकता है कि स्थिर सरकार नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व में सरकार बहुत अच्छी तरह आगे कर रही है, काम भी कर रही है और लोगों को उनके काम पसंद भी आ रहे हैं। वैसे में जैसे मैं दोहरा दूं कि इस सरकार के आर्किटेक्ट शरद पवार जब यह कहते हैं कि उनके हाथों से ज़मीन निकलती जा रही है तो आश्चर्यजनक है। अब प्रतिक्रिया के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का जवाब आ गया। उन्होंने सीधे कह दिया कि जिसे हमने कभी सत्ता दी है ना, आज वो दगा दे रहे हैं। यह टिप्पणी सीधे शरद पवार के ऊपर अटैक है। सभी जानते हैं शरद पवार कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, कद्दावर नेता थे, बल्कि वो उनके राजनीतिक निर्णय था। लेकिन हमारे जैसा विश्लेषक आज भी इस बात को कहने से नहीं चकता कि अगर शरद पवार ने उन दिनों कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद आज जो कांग्रेस की हालत है वैसे नहीं होती और स्वयं शरद पवार कहीं और बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके होते। वैसे फिर उन्होंने ऐसी बात करके, और अब नाना पटोले अगर तुलना करेंगे तो शरद पवार के मुकाबले कहीं वो खड़े नहीं होते। लेकिन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी बातों को वजन है और उन्होंने जब कह दिया, उनको दगाबाज के रूप में निरूपित कर दिया एक तरह से, है ना, तो यह बड़ा दुखद है। अब यह बात समझ से परे है कि ये जमींदार और जमींदारी की बात शरद पवार जैसे अनुभवी नेता ने कही तो क्यों कही। क्या इसे सिर्फ शाब्दिक दुर्घटना मान लें? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शब्दों का सही अर्थ नहीं समझने के कारण उसे गलत रूप में पेश कर दिया जाता है, तो उसमें हम बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के टिप्पणी करते हैं। लेकिन यहाँ
मामला शरद पवार का है। हम यह कभी नहीं कह सकते कि शरद पवार जमींदार और जमींदारी का अर्थ नहीं समझते। कहीं ना कहीं कोई चोट अवश्य है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे शब्द शरद पवार के मुंह से निकले। आज जब एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में कांग्रेस खड़ी है और दावे कर रही है, शरद पवार की टिप्पणी पर भी ऐसी प्रतिक्रिया आई है कि 2024 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसी टिप्पणी आई, तारिक अनवर की ओर से आ गई। तो स्थिति ऐसे में जब है कि एक विकल्प रूप में देखा जा रहा है, तो इसको अस्थिर क्यों किया जा रहा है? क्या शरद पवार की नज़रें कहीं कुछ और है? क्योंकि सभी जानते हैं कि शरद पवार की जो राजनीतिक अवस्था है, मैंने कहा कि उस पर कोई चुनौती नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, उस पर कोई वार नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी एक जो महत्वाकांक्षा थी जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। ठीक है कि उन्होंने सोनिया गांधी पर विदेशी महिला होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से संबंध विच्छेद किया था, लेकिन मन में कुछ और था और ये उनकी महत्वाकांक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जो नज़दीकी लोग हैं, जो शरद पवार को अच्छी तरह जानते हैं, उनके विचार कुछ और हैं। लेकिन जिस हालत में शरद पवार, जिस अवस्था में उसको आयु की अवस्था कह लीजिए, शारीरिक अवस्था के लिए पहुंच चुके हैं, अब उनकी कोई भी वैसी मनोकामना पूरी होने नहीं जा रही है। उनके सामने एक लक्ष्य है और वह कोई गलत नहीं है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले एक बहुत ही अच्छी सुलझी हुई नेता के रूप में उभर करके सामने आई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। एक बिल्कुल परिपक्व नेता के रूप में उनकी टिप्पणी हुआ करती है, उनकी प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं और जो उनसे मिलते हैं, है ना, वह उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। ऐसे से उन्हें वह स्थापित करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर शरद पवार का अनुभव अवश्य उन्हें कुदेरता है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस की हालत क्या रहेगी, विशेषकर उनकी अनुपस्थिति में। मैं यहाँ एक बात उद्धृत करना चाहूँगा कि शरद पवार के आसपास जो जमावड़ा जो लोग हैं, उनके जो कथित विश्वस्त लोग हैं, क्या वो राजनीतिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से भी शरद पवार के प्रति उतने ईमानदार हैं? एक समय ऐसा आया था जब शरद पवार आज से 15-20 साल पहले जब वो अस्वस्थ हुए थे और उस समय कुछ अशुभ, मतलब बिल्कुल असहज टिप्पणियां आ रही थी उनकी स्वास्थ्य को लेकर के, तब एक सत्य चिन्हित हुआ था। उनके एक विश्वस्त ने तब सोनिया गांधी से मिलकर के उस समय बोला था कि मैडम, आप चिंता नहीं करें, समय आ रहा है जब मैं पूरी की पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आपकी झोली में डाल दूंगा। ऐसे भी नेता उनके साथ आज भी मौजूद हैं, उनके विश्वस्त हैं, और इसकी जानकारी शरद पवार को नहीं होगी यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। उनको जानकारी भरक मिल गई। वो जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का भविष्य कोई बहुत ही उज्जवल नहीं है। आने वाले दिनों में संभवतः उसे पुनः कांग्रेस के पाले में जाना पड़े या फिर कहीं और तो कोई लेगा नहीं। लेकिन आज जो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस को जो स्थान प्राप्त है और जिस प्रकार से उसको धीरे धीरे जो बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा था उसका समर्थन, वो पुनः समर्थन मिलना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में एक अगर विपक्ष के विकल्प की बात होगी और वहाँ सुप्रिया सुले को स्थापित करने की बात होगी तो कांग्रेसी पार्टी बचती है, यह शरद पवार जानते हैं। वैसे में क्या शरद पवार ये दबाव बनाना चाहते हैं? यह सही है कि कांग्रेस पार्टी भी नेतृत्व के संकट के दौर से गुजर रही है। आज पता ही नहीं चलता है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व आखिर है तो किसके हाथों में है। वैसे में शरद पवार की अगर कोई महत्वाकांक्षा है तो वह राजनीतिक रूप से गलत नहीं है, लेकिन ऐसे बयानबाजी करके, ऐसे टिप्पणी करके वह कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे।
नाना पटोले, जैसे मैंने कहा कि अगर तुलना करेंगे तो शरद पवार के सामने वो एक बहुत ही छोटे नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष हैं। उनकी जब प्रतिक्रिया आती है तो उस पर भी उसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही तल्ख टिप्पणी यह कर दी शरद पवार को कि जिसने लोगों को जमीन दी, सत्ता दी, है ना, वो आज दगा दे रहे हैं। मतलब उन्होंने सीधे सीधे शरद पवार को दगाबाज बता दिया। उनका इशारा कब होगा? जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। लेकिन दगाबाज शरद पवार को बताना महाराष्ट्र में, वो भी कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में पार्टनर है ना, और दोहरा दो जिसका आर्किटेक्ट स्वयं शरद पवार है, उस शरद पवार पर यह टिप्पणी करना कि उन्होंने दगा दिया कांग्रेस की ओर से, यह बड़ा एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनेगा और बन भी रहा है। क्योंकि तत्काल अभी देवेंद्र फडणवीस से, बिल्कुल अब देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए बिल्कुल शरद पवार का साथ दिया और कहा कि शरद पवार ने कांग्रेस के लिए जो कहा है वह अक्षरशः सत्य है। यह देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी आ गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगी। जबकि कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर उसके तारिक अनवर का बयान आ गया कि ऐसे बयानों से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में कांग्रेस तैयार है और 2024 में हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आने शुरू हो गए। तो आज मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कांग्रेस के लिए एक जमीन तैयार हो रही है तो उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? एकजुटता। एकजुट होकर के एक ऐसे अवस्था में अपने को लाए जो मतदाता आने वाले दिनों में इनको विकल्प समझ करके और एक अच्छा विकल्प समझ करके उनको समर्थन प्रदान करे। तो क्या शरद पवार ने इस संभावना को समझ करके कांग्रेस पर वार इसलिए किया कि उस पर दबाव बनाया जा सके? इसका असर यहां महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पर की स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इस बात को समझते हुए अगर शरद पवार ने टिप्पणी की है तो यही कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं शरद पवार ने फिर वही भूल कर दी है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के समय की थी। मैं दोहरा दूं, आज भी पुराने लोगों के बीच आप चर्चा करें, राजनेताओं के बीच चर्चा करें, राजनीतिक विश्लेषकों के मध्य चर्चा करें, सभी एकमत हैं कि अगर शरद पवार ने उस समय सोनिया गांधी की विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी होती तो संभवतः डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह शरद पवार प्रधानमंत्री बने होते। यह अवस्था थी। वैसे मैं शरद पवार का यह कहना दुर्भाग्यजनक मैं मानूंगा और कांग्रेस की ओर से भी इतनी तल्ख प्रतिक्रिया तत्काल, हालांकि वो स्वाभाविक थी, लेकिन जब वो इस तरह से टकराव की स्थिति आ जाए तो अभी ये शुरुआत है। ऐसे टकराव से दोनों बचे, क्योंकि यह न तो शरद पवार के राष्ट्रवादी पार्टी के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ये टकराव बढ़ता है इसका तत्काल जो प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा बल्कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वह महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी सरकार के ऊपर, जो जिस महाराष्ट्र पर नज़र भारतीय जनता पार्टी के है और वो हर संभव प्रयास कर रही है कि येन केन प्रकार महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा जमाया जाए, भारत की राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी मुंबई पर कब्जा किया जाए। यह एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस अगर आपस में इस प्रकार लड़ती है तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नुकसान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी और कांग्रेस पार्टी रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि इस संभावना का पूर्वाभास शरद पवार को नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई आश्चर्य लगता है कि जमींदारी का मुद्दा शरद पवार जैसे अनुभवी राष्ट्रीय राजनेता ने उठाया तो कैसे उठाया। बातें आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी,
लेकिन फिलहाल यह कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति है, क्योंकि ध्यान रहे पिछले दिनों शरद पवार न केवल सोनिया गांधी से मिले बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। इस पर कई तरह कटकरें लगी हुई थी और मैंने कहा कि शरद पवार कि अब जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो सिर्फ एक है, लेकिन उसकी पूर्ति अगर वो यह सोचते हों कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से इतर किसी अन्य दल के माध्यम से होगी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्रीय सत्ता में है, अनेक राज्यों में उसकी सत्ता है, वह बहुत मजबूती के साथ उसने अपने पैर को राजनीतिक जमीन पर गाड़ लिया है। जो हालात हुए हैं, बहुत सारे जो दूसरे दलों से उनके यहाँ आए, अब एक सिंधिया की बात छोड़ दिए, चूंकि उनको लेकर के उन्होंने मध्य प्रदेश की सत्ता पर कब्जा किया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक पद भर दिया है। लेकिन सिर्फ पद की लालसा अपने या अपने परिवार के लिए शरद पवार करेंगे, अब मुझे नहीं लगता, और उसके लिए ऐसे टिप्पणी करेंगे यह भी अजीब लगता है। तो उन्हें चाहिए कि अगर कहीं कोई मतभेद हो किसी मुद्दे पर तो वो बैठ करके उसका सकारात्मक निराकरण ढूंढे, न कि अघाड़ी को कमजोर करे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र पर कब्जे के लिए बेचैन है भारतीय जनता पार्टी, किसी भी अवसर को भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। वैसे में अगर अघाड़ी की ओर से भाजपा को मौका दिया जाता है तो इसे दुर्भाग्य कहेंगे, कांग्रेस के लिए भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए भी, और नेतृत्व की सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना के लिए भी। इसलिए अब यह अपेक्षा की जा सकती है कि शरद पवार के दिल में जो कुछ भी है वह महाराष्ट्र के हित को देखते हुए, अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के हित को देखते हुए उस पर चर्चा करें, अपनी व्यथा सामने लाएं, लेकिन ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि शिवसेना नेतृत्व की सरकार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, करके मजबूती से उन्होंने राजनीति में अपने पैर जमा लिए हैं, उनका घर भी अभी असंतोष के दौर से गुजर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री को, विजय रूपाणी को, हटा दिया गया। 4 वर्षों से जो मुख्यमंत्री बने चल रहे हैं, वो सरकार चल रही है वहाँ पर, वहाँ अचानक गुजरात वह प्रदेश जहाँ से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, जिन्होंने मैंने पूरे पार्टी का कमान अपने हाथों में लिया है, उनके गृह प्रदेश में यह परिवर्तन अभी हुआ। यह उदाहरण मैं इसलिए यहाँ दे रहा हूँ कि भाजपा का घर भी बहुत स्थिर या शांत नहीं है। इस स्थिति का लाभ जहाँ कांग्रेस को या राष्ट्रवादी कांग्रेस की या अन्य विपक्षी दलों को उठाना चाहिए न, उसकी जगह स्वयं को अस्थिर प्रदर्शित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वार करने का मौका देना यह दुर्भाग्यजनक है। इस स्थिति से राष्ट्रहित में, मैं कहता हूँ पार्टी हित से अलग, राष्ट्रहित में, चूंकि लोकतंत्र में जब तक मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं माना जाता है, और विपक्ष के रूप में कांग्रेस ही है। तो इसे कमजोर करने का कोई भी प्रयास ये लोकतंत्र को कमजोर करना सरीखा होगा। इसलिए इससे बचे। और मैं समझता हूँ शरद पवार जैसे कद्दावर नेता, राष्ट्रीय नेता, जिन्होंने बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं और देश को उनसे बहुत कुछ अपेक्षा भी है, ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। धन्यवाद।